हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल हैंड से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर गंगाराम आयल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो। इस वीडियो में आज आप प्लेटो के आदर्श राज्य, इसकी विशेषताएं और आलोचनाएं पढ़ सकोगे। तो आइए शुरू करते हैं प्लेटो का आदर्श राज्य, इस राज्य की विशेषताएं और कुछ कमियां। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखते हैं कि आदर्श राज्य का तात्पर्य क्या होता है, किसको कहते हैं आदर्श राज्य। तो देखिए, आदर्श राज्य वह होता है जिस राज्य में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मौजूद होती है। तो प्लेटो ने अपने इस काल्पनिक राज्य में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से संपन्न राज्य माना है। प्लेटो ने इस राज्य का आकार ऐसा माना है कि ना तो अत्यधिक आकार बड़ा हो और ना ही आकार छोटा हो, यानी यूँ कहें कि जिस प्रकार की जनसंख्या है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही राज्य का आकार होना चाहिए। तो आखिर प्लेटो ने अपने इस राज्य की जनसंख्या कितनी मानी है? तो प्लेटो ने एक निश्चित जनसंख्या रखी है और जनसंख्या का जो आंकड़ा है वह है 5040। इस राज्य के नागरिक कैसे होंगे? तो प्लेटो ने कहा है कि मेरे इस आदर्श राज्य में नागरिकों का शरीर जो है वो एकदम से स्वस्थ होना चाहिए, यानी यह समझ सकते हैं कि बीमारू व्यक्ति के लिए इस राज्य में कोई स्थान नहीं है। इसके अलावा प्लेटो के इस आदर्श राज्य में किस प्रकार के संसाधन होने चाहिए? तो प्लेटो ने कहा है कि सभी प्राकृतिक संसाधनों का भंडार इस राज्य में होना चाहिए, यानी पर्वत, नदियाँ, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के अन्य संसाधन जिनके माध्यम से नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े। आगे देखते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य जो था उसने किस ग्रंथ में अपना जो है विचार दिया है। तो इन प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रिपब्लिक। इस ग्रंथ में उसने एक पूर्ण आदर्श राज्य के भव्य भवन का निर्माण किया है। उसमें उसने स्वीकार किया है कि उसका यह राज्य उसकी कल्पना की उड़ान है, यानी प्लेटो ने स्वयं ये कहा है कि मैंने जिस आदर्श राज्य की बात कही है वो मात्र एक कल्पना है। तो उसके स्वप्न का संसार है जो इस पृथ्वी पर नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि इस आदर्श राज्य की जिसकी कल्पना प्लेटो ने की है, वास्तव में उस राज्य की विशेषता क्या रखी है प्लेटो ने। तो सबसे पहली विशेषता की बात करते हैं तो वह है दार्शनिकों का शासन। यानी इस राज्य में जो शासन की जो बागडोर सौंपी गई है वह बागडोर सिर्फ दार्शनिक राजा के हाथ में ही सौंपी गई है। तो दार्शनिक राजा राज्य के हितों के साथ अपने हितों का बलिदान स्थापित कर लेता है तथा समुदाय के हितों की पूर्ति करना और अपना कर्तव्य समझता है। वह सत्य का अन्वेषक होता है, यानी सब कुछ जितने भी सुख सुविधाएं होती है वह दार्शनिक राजा उनको त्याग देता है और हमेशा ही सत्य का अन्वेषक होना होता है उस सम्राट को। दूसरी विशेषता है प्रशासन एक कला है। तो प्लेटो का मानना है कि जिस प्रकार कला में दक्षता की प्राप्ति के लिए एक विशेष ज्ञान एवं लंबी अनुभूति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शासन में दक्षता प्राप्त करने के लिए विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यह एक अत्यंत उच्च कला है जिसे कठोर प्रशिक्षण के बाद ही कुछ थोड़े से व्यक्ति शासन कार्य का कुशल संचालन कर पाते हैं। तीसरी विशेषता है राज्य एक आध्यात्मिक संस्था है, यानी धर्म से जुड़ा हुआ है। तो प्लेटो ने राज्य को व्यक्ति की सभी संस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ माना है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को स्वधर्म के अनुसार निश्चित कार्य दे दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने इस कर्तव्य का पालन पूरी लगन से करता है और अपने कार्य में विशेषज्ञता हासिल करता है और दूसरे के कार्यों में बाधा नहीं डालता है। अगली विशेषता है
न्यायिक व्यवस्था, यानी प्लेटो ने अपने इस आदर्श राज्य में न्याय से संबंधित व्यवस्था किस प्रकार की रखी है। तो प्लेटो ने न्याय को दो भागों में बांटा है। पहला भाग है व्यक्तिगत न्याय की अवधारणा। इसमें प्लेटो ने बताया है कि जिस व्यक्ति को जो कार्य सौंपा है वह कार्य व्यक्ति स्वयं करें, अपनी इच्छा के अनुसार करें तथा दूसरे के कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाएं, बस यही व्यक्तिगत न्याय है। दूसरे प्रकार का न्याय है सामाजिक न्याय की अवधारणा। इसमें प्लेटो ने तीन विभिन्न प्रकार की श्रेणियां विभाजित की है कि जिस व्यक्ति विशेष में विवेक नाम की बुद्धि होगी वह व्यक्ति शासन संभालेगा, और जिस व्यक्ति में साहस की प्रधानता होगी वह सैनिक वर्ग में चला जाएगा, और जिस व्यक्ति में या वर्ग में क्षुधा होगी, तृष्णा होगी, जिज्ञासा होगी, ऐसे वर्ग को उत्पादक की श्रेणी में शामिल कर लेता है। तो इस प्रकार से न्याय जो है वो प्लेटो ने दो भागों में बांटा है। जिस श्रेणी में व्यक्ति जा रहा है वो अपने श्रेणी के अनुसार ही कार्य करे, बस यही न्याय है। अगली विशेषता है विशेषज्ञों का राज्य, यानी इस राज्य में सिर्फ विशेषज्ञों का ही एक भंडार है। तो राज्य के सफल संचालन के लिए सकारात्मक साधन के रूप में प्लेटो ने शिक्षा योजना प्रस्तुत की है। प्रत्येक व्यक्ति के गुणों के अनुसार उसे प्रशिक्षण देकर विशेषज्ञ बनाया गया है। अगली विशेषता है शिक्षा की व्यवस्था। प्लेटो ने इस काल्पनिक राज्य में एक समुचित शिक्षा की व्यवस्था की है, जिससे शारीरिक तथा मानसिक शिक्षा से पूर्ण विद्यार्थियों को तैयार कर राज्य के शासक तथा प्रशासन के विभिन्न कर्मचारियों को तैयार किया जाता है। इसके अलावा शिक्षा की अगर हम और चर्चा करें तो प्लेटो ने दो भागों में इसको बांटा है, एक प्राथमिक शिक्षा है और एक उच्च शिक्षा है, और दोनों ही प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी न किसी एक व्यक्ति विशेष को कोई न कोई शासन संचालन की एक जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अगली विशेषता है आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था, साम्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिबंध लगा देना, रोक लगा देना। तो प्लेटो ने अपने इस आदर्श राज्य में दार्शनिक वर्ग को दो प्रकार की जो पाबंदियां हैं उनके अधीन रखा गया है। सबसे पहली जो पाबंदी है वो है निजी संपत्ति से संबंधित, और दूसरी स्त्री व परिवार से संबंधित। यानी जो दार्शनिक राजा होगा, जो राज्य का शासन का पूरा जिम्मेदार होता है, उस व्यक्ति को निजी संपत्ति से दूर रहना है। वो किसी प्रकार की कोई भी संपत्ति अर्जित नहीं करेगा तथा उस व्यक्ति के पास में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवार नहीं होगा, यानी परिवार से दूर रहता है। उसको स्वयं को पता नहीं रहता है मेरे परिवार में कौन सदस्य हैं, मेरे माता पिता कौन हैं, मेरी संतान कहाँ है। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो साम्यवाद कहलाती है। अगली विशेषता है सर्वाधिकारवादी राज्य, यानी प्लेटो का आदर्श राज्य सर्वाधिकारवादी है। यह आर्थिक नैतिक सुरक्षा के साथ साथ नैतिकता, आध्यात्मिकता, कला, शिक्षा, साहित्य आदि पर उसका पूरा नियंत्रण रहता है। अगली विशेषता है आदर्श राज्य का विकास सावयवी, सावयव शरीर से संबंधित। तो प्लेटो ने राज्य को मानव शरीर तथा आत्मा का विस्तार बताया है। आत्मा के विवेचन के अनुरूप राज्य का स्वरूप निर्धारित किया है। अगली विशेषता है प्लेटो के आदर्श राज्य की स्त्री व पुरुषों को समान शिक्षा। तो प्लेटो ने स्त्रियों को घर से बाहरी जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षा, व्यवसाय, प्रशासन में समानता के कार्य प्रदान किया है। ये कुछ प्लेटो की विशेषताएं थी प्लेटो की आदर्श राज्य की। अब बात करते हैं प्लेटो के इस आदर्श राज्य की कुछ कमियां, आलोचनाएं। तो देखिए, आलोचना से संबंधित कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं जिनका नाम लेते हैं इनिंग, पॉपर, रसेल आदि विचारकों ने प्लेटो के इस आदर्श राज्य की आलोचना की है।
रसेल ने तो आदर्श राज्य को एक रोमांसवाद की संज्ञा दी है और पॉपर ने कहा है कि प्लेटो के इस आदर्श राज्य का निर्माण इस प्रकार से किया है कि उसकी वेदी पर उसने व्यक्ति को राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक साधन मान लिया है। तो देखते हैं किस प्रकार की आलोचना है। पहली आलोचना है, आदर्श राज्य कल्पना का संसार है। तो आलोचक यह मानते हैं कि प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की है वो वास्तव में एक स्वप्न का ही एक विस्तारित रूप है। तो प्लेटो के आदर्श राज्य को देखते हुए उसे एक स्वप्नों का संसार कहकर पुकारा जाता है। उसे बादलों में स्थित नगर की संज्ञा दी गई है, यानी ऐसा एक काल्पनिक नगर पृथ्वी पर विराजमान हो ही नहीं सकता। ऐसा सिर्फ बादलों में या फिर स्वर्ग में ही देवताओं के माध्यम से हो सकता है। दूसरी आलोचना है स्वतंत्रता का निषेध। निषेध का मतलब होता है मना करना, यानी स्वतंत्रता बिल्कुल यहाँ मना है। कैसे? प्लेटो का आदर्श राज्य व्यक्तियों को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता। वह इतना दबावकारी है कि इसमें व्यक्तियों की सभी प्रवृत्तियों का विकास संभव नहीं है। अगली आलोचना है उत्पादक वर्ग की उपेक्षा, यानी जो तृतीय वर्ग है उस तृतीय वर्ग को प्लेटो ने अलग थलग रखने की कोशिश की है। तो प्लेटो अन्य दोनों वर्गों के समान इनके लिए न तो विशेष शिक्षा की व्यवस्था करता है और न ही सामाजिक ढांचे में उनको महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। इस प्रकार उत्पादक वर्ग को प्लेटो ने बाहर कर दिया है। तो इस प्रकार से प्लेटो के आदर्श राज्य को हम आदर्श राज्य नहीं कह सकते। अगली आलोचना है शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता, यानी इसके शासक के दार्शनिक राजा के ऊपर किसी प्रकार का बैन लगाने से संबंधित प्लेटो ने कहीं वर्णन नहीं किया गया है। जो दार्शनिक राजा होगा वह निरंकुश होगा, वह मनमानी करेगा। देखिए, इस राज्य में कानूनों और नियमों का अभाव है। इसमें दार्शनिकों को निरंकुश सत्ता सौंप दी गई है। अनियंत्रित शक्ति पा जाने पर मानवीय स्वभाव के अनुसार उसमें दोष आ जाना स्वाभाविक है। अगली आलोचना है शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा, कि वास्तव में शासन करने के लिए बहुत सारे जरूरी तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन प्लेटो ने इन तत्वों के बारे में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। तो प्लेटो के द्वारा कानूनों, सरकारी पदाधिकारियों को दंड देने की व्यवस्था का कोई वर्णन नहीं किया है। इन तत्वों की उचित व्यवस्था के बिना एक आदर्श राज्य का कार्य संचालन करना कठिन होता है। अगली और लास्ट आलोचना है दास प्रथा के संबंध में मौन। मौन एकदम से साइलेंट, चुप। तो उस समय वहाँ आसपास के इलाके में, आसपास के राज्यों में, यानी प्लेटो के उस काल में दास प्रथा का चारों ओर बोलबाला था, लेकिन प्लेटो ने अपने इस काल्पनिक, अपने इस आदर्श राज्य में दास प्रथा के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी हो सकती है, बहुत बड़ी आलोचना हो सकती है प्लेटो के इस आदर्श राज्य में। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।